गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ मई के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज आप जानते ही हैं, आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग पीएससी के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। देन कुछ और लोग हैं जो कि दूसरे एग्जाम्स, चाहे वो एसबीआई का हो, नाबार्ड का हो, उन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर करंट अफेयर्स के ये जो एमसीक्यूज हैं आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं इन एमसीक्यूज को देखते हुए और उनको बाद में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर नेटमॉक की एप्लीकेशन पर जाकर इन एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो मार्किंग स्कीम है हमारी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कहते हैं। 6 to 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट है तो गुड परफॉर्मेंस। ये आपका सेफ जोन होता है, बिकॉज यहाँ पर आप स्कोर कर रहे हैं मोर देन इक्वल टू 60%। ये एक सेफ स्कोर माना जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 4 to 5 एमसीक्यूज का जो जोन है ये डेंजर जोन होता है, इसे अनसर्टेन जोन भी आप कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप 40 to 55% स्कोर कर रहे होते हैं, जो कि एक अनसर्टेन स्कोर होता है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। हो सकता है यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक हो भी जाए या फिर ना भी हो। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस कम होते हैं, तो इसी वजह से नीचे के जो दो जोन होते हैं इसको डेंजर जोन कहा जाता है। और कोशिश करी जाती है कि ऊपर के जोन में ही आप अपने मार्क्स को लेके आएँ। नीचे भी स्कोर आते हैं तो उसको इंप्रूव कैसे करना है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो 1 by 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अपने मार्क्स कैलकुलेट जरूर करिएगा और जितने भी आपके मार्क्स हैं, चाहे 0 मार्क आते हैं आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज हेडेड द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन न्यूज में थी अभी, किस वजह से थी वो भी बताऊंगा, बट इसमें जो टास्क फोर्स बनी थी उसको हेड कौन कर रहे थे ये आपसे पूछा गया। क्या किरित पारक कर रहे थे, बिप्लब शर्मा कर रहे थे, अतानु चक्रवर्ती कर रहे थे, या जीवन रेड्डी कर रहे थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली जो टास्क फोर्स थी जिसको अतानु चक्रवर्ती हेड कर रहे थे, उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसे शॉर्ट में एनआईपी भी कहा जाता है, इसके ऊपर जो फाइनल अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करिए किसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये न्यूज़ में थी और इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे है सी, अतानु चक्रवर्ती, ये आप देख सकते हैं। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी के बारे में ही है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स इज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। जब हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करे जाते हैं और कौन कौन से एक्सक्लूड करे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंक्लूडेड, तो क्या इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हो सकते हैं। व्हाट अबाउट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ये भी हो सकते हैं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ये भी हो सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025 भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे एनर्जी के ऊपर पैसा खर्च करने की बात करी जा रही है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी कुछ टारगेट्स हमने बनाए हैं, हेल्थ एंड वेलबींग है, फार्मर्स इनकम है, होम एंड वाटर है, डिजिटल सर्विसेज है, ये सारे टारगेट्स हैं जो आप इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके चाहे इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोजेक्ट्स हों, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हों या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हों, ये सभी ही इसके अंदर इंक्लूड करें। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। आपसे कॉमेंट सेक्शन के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी बेसिक और काफी ईजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको पता होगा। ये नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके इसके आंसर ढूंढिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो हमारी परियोजनाएं होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपने बहुत बार इस टर्मिनोलॉजी को सुना होगा कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी इज लोकेटेड। तो जो IFSC है ये न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी ये भी बताऊंगा, बट पहले इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। न्यू दिल्ली में है, त्रिवेंद्रम में है, भोपाल, गांधीनगर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी जो है, इसका काम क्या होगा। ये अथॉरिटी करेगी रेगुलेट, और क्या रेगुलेट करेगी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या आएंगे, जैसे आपकी सिक्योरिटीज आ गई, डिपॉजिट्स आ गए, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए जो कि प्रीवियसली अप्रूव करे जा चुके हैं RBI और सेबी के द्वारा। उनको रेगुलेट करना इसका काम होगा, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर में है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। अब क्योंकि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो IFSC की बात भी कर लेते हैं। जो पहला IFSC बना था इंडिया के अंदर वो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में ही बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि IFSCs के बारे में अगेन क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट IFSCs अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के ऊपर
3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें वन बाय वन बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, जो आईएफएससी अथॉरिटी है इसके अंदर नो मेंबर्स हैं, हो सकता है द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो मेंबर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये भी हो सकता है। टेन्योर ऑफ मेंबर्स विल बी ऑफ 3 years, टेन्योर जो होता है इन मेंबर्स का वो 3 साल का होता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे आईएफएससी के अंदर अगर मेंबर्स की बात करें तो बिल्कुल इसके अंदर नो मेंबर्स होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब ये नो मेंबर्स आते कहाँ से, और नो मेंबर्स आते हैं, एक आता है आरबीआई से, एक आता है सेबी से, फिर एक आता है इरडा से। इरडा की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फिर आता है एक पीएफआरडीए से। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर 2 मेंबर्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और 2 मेंबर जो होते हैं वो सिलेक्शन कमेटी रेकमेंड करती है। कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8, और एक हो गए चेयरमैन, टोटल 9 मेंबर्स हो गए। सेकंड आता है द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स कौन अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है इन मेंबर्स का, जो ये 9 मेंबर्स हमने देखे हैं यहाँ पे, इन मेंबरशिप जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आंसर का आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर रिलीज द रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया। पुट द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट जो ये रिपोर्ट आई होगी इसके अंदर डेफिनेटली कुछ कंट्रीज को रैंक किया होगा कि सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इस कंट्री के अंदर है, सेकंड नंबर पर डिस्प्लेसमेंट दूसरी कंट्री, फिर तीसरा नंबर होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसी एक रैंकिंग दी गई होगी इस जो कमेटी ने, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है। हमें बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट कौन सी कंट्रीज आती है। तो रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए पहले तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, वो तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, फिर कहाँ पर, ये रैंकिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो मैं आपको इसमें बताऊं, जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 है, ये रिवील करती है कि कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर्स, इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो रीजन क्या क्या है वो भी बता दिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पैरामीटर्स क्या लिए जाते हैं। पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए, कॉन्फ्लिक्ट एक पैरामीटर है, इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, वायलेंस की वजह से कितना होता है, और डिजास्टर की वजह से कितना होता है। ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्री, एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किस वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से और डिजास्टर की वजह से। अब मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज के यहाँ पे नाम बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है सीरिया के अंदर। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट, तो पहला नंबर होगा सीरिया का, फिर होता है कॉन्गो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरा है इथियोपिया के अंदर, चौथा है बुर्किना फासो। ठीक है, इसका नाम हमने ऑप्शन में डाला ही नहीं है, और 5वां है अफगानिस्तान। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल लाइन में दिए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आईएलओ के बारे में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आईएलओ के बारे में करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन डीसी। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, ये भी हो सकता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 बाय ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919 के थ्रू आईएलओ को बनाया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसके बैकग्राउंड को भी हम डिस्कस करेंगे और करेक्ट आंसर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रेडिक्शन दी थी अभी, और बेसिकली काफ़ी इसके ऊपर स्टडी करी थी, उसके बाद ये प्रेडिक्शन दी गई थी कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो है हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वो 50% से कम हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी डिजास्टरस चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो चेंज है काफ़ी बड़ा है, कोलोसल चेंज है कि अगर वहाँ पे पहले अगर देखा जाए 1 बिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सिर्फ इसकी 1/2 ही रह जाएंगी। तो 50% जो है ड्रॉप वो देखा जाएगा कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो ऑलरेडी चल रही है, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, जिससे हो सकता है कि इवन आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हेल्प मिल जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। क्योंकि ऐसा भी आईएलओ को कहना है कि जो ज़्यादा इसमें हिट होंगे या ज़्यादा जिनको डैमेज होगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ही होंगे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसी वजह से आईएलओ न्यूज़ में थी और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। अब बात करते हैं इसके कार्यालय की। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर।
नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और 1919 में जो वर्सलिस की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि बारबराइन के बारे में है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बारबराइन। तो बारबराइन के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे और बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ केमिकल फाउंड इन प्लांट्स, ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि प्लांट्स के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ फाउंड इन चाइना, चाइना में ये मिलता है, ये भी हो सकता है। इट इज़ यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर डिस्कस करते हैं बारबराइन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR ने बारबराइन को मॉडिफाई किया और इसको बैर डी में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो बारबराइन जो होता है एक तरीके से केमिकल होता है जो कि प्लांट्स में मिलता है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, लेकिन ये टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर, तो इसी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए इसे बैर डी के अंदर कन्वर्ट किया गया। और बैर डी जो होता है इसे यूज किया जाता है एल्जाइमर इनहिबिटर के तौर पर। आपको पता ही होगा कि एल्जाइमर जो होती है एक ब्रेन सेल की डीजनरेशन की एक बीमारी होती है, और उस चीज को रोकने के लिए, जिसमें ब्रेन सेल जो आपके डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए बैर डी को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो बारबराइन एक केमिकल है, इसको यूज किया जाएगा एल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तरीके का केमिकल है जो कि प्लांट में मिलता है, बिल्कुल सही है। इसको इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके इसे बैर डी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एल्जाइमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कहाँ मिलता है? चाइना, इंडिया, दोनों जगह पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और साथ में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका काफी यूज किया जाता था और अभी भी किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जो बारबराइन है एक तरीके का केमिकल है, प्लांट्स में मिलता है, और अभी इसका जो यूज किया जाएगा एज पर JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, एल्जाइमर के इनहिबिशन के लिए किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कम्स अप विद स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो कौन सी कंट्री जो है स्पेशल 301 रिपोर्ट के साथ आती है? रिपोर्ट क्या है, किस बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। इंडिया का भी इसमें जिक्र हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले बताइए कौन सी कंट्री इसको लेके आती है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। और रिसेंटली जो ये नई रिपोर्ट आई है उसके अंदर इंडिया जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। पहले भी इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में था, अभी भी इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर ही है, बाहर नहीं आया इससे। इसी वजह से न्यूज़ थी और हमने पूछा था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंसर्निंग उनकी प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट के लिए एनुअली स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालता है। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो आइडेंटिफाई करती है ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट डू नॉट एडिक्वेटली और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब ये है कि स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है वो आइडेंटिफाई करती है ट्रेडिंग पार्टनर्स को जो इफेक्टिवली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और एनफोर्स करते हैं, और साथ में ही जो मार्केट एक्सेस जो है वो डिनाई करते हैं या अलाउ करते हैं इनोवेटर्स किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के। इसके ऊपर पूरी रैंकिंग करी जाती है और स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। बनाता कौन है? एनुअली इसे USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसको बनाती है। इसके अंदर कुछ कंट्रीज है जिनको रेड लिस्ट में रखा जाता है, कुछ मतलब प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, और कुछ ग्रीन रीजन्स होते हैं इसके, और इंडिया जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के ऊपर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज नेम द साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में आने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उनको नाम देती है, उनका नाम रखती है। ठीक है, देखिए कोई ना कोई कंट्री तो होगी जो कि नाम रखती होगी। जैसे आपने सुना है डिफरेंट साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम होते हैं। कमेंट सेक्शन में 1 या 2 नाम मुझे ऐसे जरूर बताइएगा। इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के 2-3 नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी यहाँ पे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सी कंट्री जो है वो इन नामों को रखने में पार्टिसिपेट करती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो कुछ कंट्रीज ऐसी जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन से कंसर्न रखती है, खासतौर पे जो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, अरेबियन सी है, तो वहां पर नाम रखने के लिए जो कंट्रीज हैं वो है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इवन थाईलैंड। तो ये कंट्रीज जो है बेसिकली मेजर रोल प्ले करती है नाम रखने के लिए। तो हमारा बांग्लादेश भी इसमें आ गया, इंडिया भी आ गया, पाकिस्तान, ओमान, चारों ही आ गए। तो ये जो कंट्रीज हैं जो आने वाले चक्रवात होते हैं उनको नाम देने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो साइक्लोन्स के ऊपर ही है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स न्यूज़ में थे, इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया। और वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, कौन सा कथन सही है।
पहली स्टेटमेंट कहती है दे फॉर्म नियर इक्वेटर एंड गेन एनर्जी फ्रॉम हीट। वो इक्वेटर के पास बनते हैं और जो उनकी एनर्जी आती है वो हीट से आती है। हो सकता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है आपकी अर्थ में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई विंड्स एंड लाइट रेनफॉल। इसमें इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स होते हैं उसमें हाई विंड्स होती हैं और रेनफॉल जो होता है वो लाइट होता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम देने की बात करी गई थी इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया। तो इक्वेटर के आसपास ही ये बनते हैं, इसी रीजन में बनते हैं और इनकी जो एनर्जी आती है वो हीट से ही आती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात है वो भी सही दी गई है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ना आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो है कि हाई विंड्स होती हैं इसके अंदर, और हाई विंड्स के साथ और क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगी। तो रेनफॉल जो होती है वो हैवी होती है, लाइट रेनफॉल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर विल बी बी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हाई विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार विद इन 2 मिनट्स हम रिविजन करेंगे, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो कौन लेके आया है, उसकी जो टास्क फोर्स है कौन हेड कर रहा है उसको। तो यहाँ पे आंसर था अटानु चक्रवर्ती। इन्होंने अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो फाइनेंस मिनिस्टर को दी है। इसके बाद हमने देखा था एनआईपी के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। ये हमने 2025 का जो विजन था वो देखा था कि पैसा कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से खर्च करने की बात करी जा रही है। फिर हमने देखा था हेडक्वार्टर IFSC अथॉरिटी का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गांधीनगर में है। पहला IFSC जो था वो भी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ही बनाया गया था। अथॉरिटी का मेन काम है रेगुलेट करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जिसमें सिक्योरिटीज आती हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। ये सब इसके मेन काम है। इसके बाद IFSC अथॉरिटी के बारे में देखा था, 9 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं और बाकी मेंबर्स RBI, SEBI, IRDA, PFRDA से आते हैं। फिर इसके बाद देखा था मेंबर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जो इनका टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। इसके बाद हमने देखा था जो एक रिपोर्ट निकली थी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि कंट्री में एक रीजन से, मान लीजिए कंट्री है, एक रीजन से दूसरी रीजन में लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। रीजन क्या था, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से या डिजास्टर की वजह से। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से सीरिया के अंदर है, फिर कॉन्गो के अंदर, फिर इथोपिया के अंदर, फिर बुर्किना फासो के अंदर, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर। ये टॉप 5 कंट्रीज थी। इसके बाद हमने देखा था ILO के बारे में, बिकॉज रिसेंटली एक प्रेडिक्शन दी गई थी कि जो जॉब्स हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाएंगी और खासतौर पे जो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा हिट होगा। तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय 1919, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके बाद हमने देखा था बेरबराइन के बारे में, जिसको कि यहाँ पे JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च लेके आया है। इसने इसको बेरडी में कन्वर्ट किया है और एल्जाइमर इनिबिटर के लिए ये यूज़ में आएगा। तो यहाँ पे टॉक्सिक होता है अगर बात करें बेरबराइन की, और इसको बेरडी में कन्वर्ट करके इसको यूजेबल बनाया जा सकता है। केमिकल है जो कि प्लांट्स में मिलता है, चाइना इंडिया में पाया जाता है और इसको पुराने टाइम से ही ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता था। फिर 301 रिपोर्ट, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में देखा था। यूनाइटेड स्टेट्स की USTR लेके आता है। इसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के इनोवेटर्स को डिनाई कर रही हैं मार्केट का एक्सेस, कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अलाउ कर रही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कौन एनफोर्स कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस हिसाब से रैंकिंग करी जाती है और इंडिया जो है अभी भी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। तो ये हमने देखा था। देन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें साइक्लोन्स के बारे में बात करी गई थी कि साइक्लोन्स का नाम कौन देता है। तो यहाँ पे मैंने वेरियस कंट्रीज आपको बताई थी, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं अगर हम नॉर्थ इंडियन ओशन के साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं। चाहे वो अरेबियन सी की बात करें, बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो हमारे जो चारों ऑप्शंस थे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट थे। फिर फाइनली हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो थी कि इक्वेटर के आसपास फॉर्म होते हैं, हीट से अपनी एनर्जी लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाई विंड्स और हैवी रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो था वो बी था। तो हमारी रिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार मार्क्स देख लेते हैं। अगर 8 to 10 मार्क्स आपके हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 6 to 7 मार्क्स अगर आपके हैं तो गुड परफॉर्मेंस, यू आर इन द सेफ जोन। ठीक है, नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड। इसके 2 चीज़ें करिएगा। पहले तो रिवाइज जरूर करिएगा। अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो जो एप्लीकेशन है वहाँ पर इन MCQs को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा, एनालाइज जरूर करिएगा। देखिए, आप चाहे ये मॉक टेस्ट करें या फिर जो 100 MCQs का मॉक टेस्ट होता है वो करें, वहाँ पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी गलती
का रीज़न क्या है, किस वजह से गलती हो रही है। जब आपको रीज़न समझ में आ जाएगा ना कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं गलत पढ़ने की वजह से, या आते हुए भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, एक ही जगह बी मार्क कर रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और वो भी कौन सा क्वेश्चन, क्या ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉल्यूशंस भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो एनालाइज जरूर करिएगा, पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करिएगा। वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाके यूट्यूब पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मॉक टेस्ट की सीरीज हो, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर इंडियन हिस्ट्री की सीरीज हो। टेलीग्राम पे कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।